गरीब बहू के घर आई अंग्रेजन सहेलियां। हो गया तुम्हारा एग्जाम? कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा था। तुम बताओ, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? मेरा भी बहुत अच्छा गया। कृतिका, आज हमने एग्जाम खत्म होने की पार्टी रखी है, तुम हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ऐसे मत कहो, तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम नहीं आओगी तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम दोनों जानती हो ना मैं कितनी गरीब हूँ। वहाँ सभी अमीर लोग होंगे, फिर मेरे पास पहनने के लिए कुछ ढंग का भी नहीं है। हमारे होते हुए तुम परेशान हो रही हो। मेरे पास पहले से ही काफी सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से कुछ पहन लेना। हमारे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दोनों अंग्रेजन सहेलियां अपनी सहेली कृतिका को अपने साथ पार्टी में ले जाती हैं। यहाँ पर काफी अमीर घर के लड़के और लड़की मौजूद होते हैं। अरे वाह, ये पार्टी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना तुम्हें, यहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। आओ कुछ खाते हैं। वो तीनों सहेलियां कुछ खाने पीने जा रही थीं कि तभी वहाँ पर परिणीता आ जाती है और कृतिका के कपड़ों को देखकर कहती है, अगर मैं सही हूँ तो ये वही ड्रेस है ना सोफिया, तुम्हारी, जो तुमने फेयरवेल पार्टी पर पहनी थी। परिणीता, तुम्हें हर किसी के फंदे में टांग अड़ाने की जरूरत क्यों होती है? कृतिका हमारी दोस्त है, हम उसे अपना सामान दे सकते हैं। तुम दोनों अंग्रेजों को दिखाई नहीं देता, तुम्हारी गरीब दोस्त तुम्हारा फायदा उठाती है और कुछ नहीं। परिणीता की ऐसी बातें सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस पार्टी को छोड़कर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो अपनी अंग्रेजन सहेलियों से मिलना बंद कर देती है। उस दिन पार्टी में कृतिका को बहुत बुरा लगा। वो कॉलेज भी नहीं आई और हमसे मिले भी नहीं। चलो आज उसके घर ही चलते हैं। सोफिया और अलीना दोनों ही अपनी सहेली कृतिका से मिलने उसके घर पहुंच जाती हैं, जहां कृतिका अपनी डोली में बैठकर विदा होने वाली होती है। उसे ऐसे देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। ये सब क्या है कृतिका? क्या तुम शादी कर रही हो? तुमने तो हमें कुछ भी नहीं बचाया। छठ मांगनी बच गया। तुमने कब सोचा? अरे कम से कम अपनी सहेली होने के नाते ये सब हमें बता तो सकती थी। कृतिका अपनी सहेलियों को देखकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं तुम दोनों को क्या ही बताती। मेरे माँ पिताजी को बहुत मुश्किल से मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता मिला जिन्हें मुझसे कोई दान दहेज नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने भी बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया। क्या अब तुम हमसे अलग हो जाओगी? शादी के बाद हमारे कांटेक्ट में रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बात करती रहूंगी। कृतिका डोली में बैठकर विदा हो जाती है। शादी के बाद वो अपने अमीर ससुराल में पहुंच जाती है, जहां उसके साथ कोकिला उससे बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है। खड़ी क्या हो, आ जाओ अंदर। माँ जी, घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो ऐसे घर की कल्पना भी नहीं की थी। फ्री फोकट में जो मिल गया है। तुम जैसे गरीब लोग ऐसे घर की कल्पना कर भी कैसे सकते हो? कृतिका को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी सास की बात को नजरअंदाज कर देती है। उसकी ये शादी उसके ससुर के कहने पर हुई थी, न कि कोकिला की इच्छा अनुसार। कोकिला को तो एक अमीर खानदान की बहू चाहिए थी, जिसके चलते वो अपनी बहू कृतिका को 100 ताने सुनाती रहती है। घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई है और यहाँ हमारी मशीन में कपड़े धो रही है। क्यों, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाथों से कपड़े धोने नहीं आते तुझे? माँ जी, जब घर में मशीन है तो मुझे हाथ से कपड़े धोने की क्या जरूरत? एक तो फटीचर खानदान से आई है, ऊपर से मुंह जोरी करती है। चुपचाप हाथों से कपड़े धो, यहाँ मशीन चलाकर बिजली फूकने की जरूरत नहीं है। कोकिला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी कृतिका को ठंड में हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं। इसी के चलते उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे पड़ जाते हैं। अब इसी प्रकार कुछ साल बीत जाते हैं और बेचारी कृतिका को अपनी सास के अत्याचार और उनके दिए हुए ताने सुनते हुए अपने ससुराल में रहना पड़ता है। इसी बीच उसका एक बेटा हो जाता है, जो अब 5 साल का हो चुका था। फिर से ठंड आ रही है, गोलू के लिए गर्म कपड़े निकाल कर रख लेती हूँ, उसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। कृतिका अपने बेटे के लिए कपड़े निकाल कर रख ही रही थी कि तभी कोकिला जोर जोर से चिल्लाती है, अरे ओ कलमोही करम जली कहीं की, अरे ओ मनूस, कहाँ मर गई तू? अभी तक मेरे लिए तूने चाय नहीं बनाई। कोकिला की आवाज सुनते ही कृतिका बहुत डरती है और डरते हुए अपनी सास के आगे आकर खड़ी हो जाती है। बस माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। कृतिका रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है।
चाय का पहला घूंट पीते ही कोकिला बहुत तेज गुस्से में आ जाती है और सारी की सारी चाय कृतिका के ऊपर फेंक कर मारती है, जिसके चलते बेचारी कृतिका के हाथ गरम गरम चाय से जल जाते हैं। ये चाय बनाई है तूने? ऐसी चाय कौन बनाता है, जैसे उबला हुआ पानी। अब कृतिका के बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते वो अपनी सास से ऊंची आवाज करके बात करने लगती है। समझते क्या हो अपने आप को? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई नौकरानी। कभी भी कुछ भी अत्याचार करने लगती हो। जब इतनी ही परेशानी थी मुझसे तो क्यों की मेरी शादी इस घर में? अरे ना करते तो ही अच्छा होता। उसकी ऊंची आवाज सिद्धार्थ सुन लेता है, जिसके चलते वो उसी वक्त वहां कृतिका के बाल पकड़ के उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से ऐसे बात करेगी? अरे बेटा, इसके कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, इसे तो अच्छा सबक सिखाना होगा। रुक जा तू। कोकिला ऐसा कहकर रसोई से गरम गरम चिमटा लाती है, उसके हाथ पैर जला देती है। आई माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए, निकल जा यहाँ से अपनी इस गंदी औलाद को लेकर। सिद्धार्थ इस तरह अपनी पत्नी कृतिका और अपने छोटे बेटे गोलू को घर से निकाल देता है। बेचारी कृतिका अपने ससुराल के बाहर यहाँ वहाँ भटक रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाओं के चलते उसके बेटे गोलू को सर्दी जुकाम होने लगता है। अच्छू, अच्छू, अच्छू। ये क्या, मेरे बेटे को तो सर्दी जुकाम होने लग गया। आजा बेटा, मेरी गोद में आजा। तभी कृतिका की नजर त्रिपाल और वहां पर पड़े हुए कुछ डंडे के ऊपर पड़ती है। रहने का कोई इंतजाम नहीं है मेरे पास। एक काम करती हूँ, यहीं पर एक तंबू बना लेती हूँ। कृतिका उसी की मदद से एक तंबू बना लेती है और उसमें अपने बेटे को बिठा देती है। बेटा तुम यहीं पर रुकना, यहाँ तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। कृतिका कुछ दुकान वालों के पास जाती है और उनसे खाने का सामान मांगती है, लेकिन उनकी हालत देखकर उसे कोई कुछ नहीं देता। वो लोगों के घर पर जाकर भीख भी मांगती है। मेरा बेटा भूखा है, मुझे खाने को कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अरे जाओ जाओ, रोजाना तुम जैसे जुगाड़ करने वाले लोग बहुत आते हैं, जो अपने बच्चों का नाम लेकर खाने का सामान ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ललिता इस तरह जलील करके कृतिका को वहां से भेज देती है। बेचारी कृतिका बहुत परेशान हो जाती है। तंबू के पास आते आते उसे सब्जी मंडी दिखाई पड़ती है। कृतिका सब्जी मंडी जाकर गिरी हुई सड़ी गली सब्जियों को उठाकर अपने तंबू के पास ले आती है। इन सब्जियों को ही बना लेती हूँ। कृतिका कुछ ईंटें और लकड़ियां इकट्ठी करती है और वहीं एक चूल्हा बनाकर उस पर सब्जी बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहां से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें अलीना और सोफिया बैठी होती हैं। उन दोनों की नजर कृतिका के ऊपर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरकर उसके पास आती है। अरे कृतिका, क्या ये तुम ही हो? हे भगवान, ये तुम्हारी क्या हालत हो रखी है? अपनी अंग्रेजन पुरानी सहेलियों को देखकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद कृतिका अपनी दोनों अंग्रेजन सहेलियों को अपने ऊपर बीती सभी बताती है। और उसके बाद मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बेटा और मैं बहुत भूखे हैं। मैं उसके खाने के लिए कुछ बना रही थी। हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। वो दोनों कृतिका और उसके बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाती हैं, जहां वो उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती हैं। जिसके बाद सोफिया और अलीना सिद्धार्थ और कोकिला के ऊपर एक केस दर्ज कर देती हैं। इसी के चलते उन्हें जेल हो जाती है। अब तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? कहीं मजदूरी करके अपने बेटे का पेट तो पालूंगी। पागल हो गई हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहेलियां तुम्हें मजदूरी करने देंगी? अरे हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें एक मैनेजर की जरूरत है। तुम वहाँ मैनेजर की नौकरी करोगी अब से। उस दिन के बाद से कृतिका कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगती है। देखते ही देखते उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगता है। इसी के चलते वो अब अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। ठंड में गरीब बहू के ससुराल आई अमीर सहेली। भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, बड़ी सर्दी लग रही है, मेरी मदद करो। अरे चल चल, मुझे देर हो रही है, गाड़ी के सामने से हट मेरी। भैया मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अरे समझ नहीं आया क्या तुझे? हट जा, वरना मैं तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर ईशानी साइड हो गई और उसके ऊपर धूल उड़ाती हुई वो गाड़ी वहां से निकल गई। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। हे भगवान, अब तू ही मेरी इस कड़ाके की सर्दी में मदद कर। मुझे मेरे घर में चूल्हा जलाना है।
ईशानी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके पास एक बड़ी चमकती हुई सी गाड़ी आकर रुकी। जी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर ईशानी का घर कहाँ है? वो भी शायद आपकी ही तरह यही काम करती है, तो शायद आपको पता हो। मैं ही ईशानी हूं। आप कौन? सच? मलाइका ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वो ईशानी के गले लग गई। अरे मैडम जी, आप कौन हो? ईशानी मेरी सहेली, पहचान मुझे, मैं मलाइका। मलाइका? मलाइका, क्या तुम सच में ही मलाइका हो? मेरी बचपन की सहेली। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। मुझे अपने घर नहीं लेकर चलेगी? तुझे मेरे घर में आकर अजीब तो नहीं लगेगा ना? मेरी तो ससुराल भी फुटपाथ पर ही है। इस फुटपाथ ने ही मेरी मदद की थी। मुझे तेरे घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चल जल्दी चल, मैं तेरे लिए कुछ लेकर भी आई हूं। ईशानी मलाइका के साथ गाड़ी में बैठ गई, जहां उसने मलाइका को रास्ता बताया और वो उसके बताए रास्ते पर चलते चलते गरीब फकीरों और कचरा बीनने वालों की बस्ती में पहुंच गई, जहां पर सभी लोगों ने घरों की जगह सिर्फ तिरपाल ही डाली हुई थी और कड़ाके की सर्दी में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सिर्फ एक कपड़े में ही दिखाई दे रहे थे। हम पहुंच गए मलाइका, तुम अपनी गाड़ी ज्यादा अंदर तक मत लेकर आओ, वरना बच्चे इसे गंदी कर देंगे। ईशानी ने मलाइका की गाड़ी को बाहर ही रुकवा दिया और वो उसे अपने घर ले आई। मलाइका अपने हाथों में बहुत बड़ी बड़ी पन्नियां लेकर आई थी। उसके घर में उसकी बूढ़ी और कमजोर सास बीमार पड़ी हुई थी और पति घर में नहीं था। ईशानी, ये ले मेरी तरफ से, मैंने अपना बचपन का वादा आज पूरा कर दिया। क्या है इसके अंदर? ईशानी ने उन गिफ्ट्स को खोलकर देखा तो उनमें बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल और भी कई तरह की चीजें थीं। तू इतना सब कुछ क्यों लाई है? मेरे गिफ्ट्स अभी पूरे नहीं हुए, ये ले मेरी तरफ से। मलाइका ने ईशानी को पैसों का चेक दिया। ये 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, तो इसे मेरे बैंक से निकलवा लेना। पर मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती हूं मलाइका। ये मेरी मदद करने का तेरे लिए तोहफा है। तुझे याद है वो दिन जब हम मिले थे? उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूं। मुंबई शहर में क्रिसमस का बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। सारे अमीर लोग तो उस मेले में गर्म कपड़ों वगैरह में ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे बेचारे गरीब सर्दी को अपनी सहन शक्ति से मात दे रहे थे। उन्हीं में छोटी बच्ची ईशानी भी भीख मांग रही थी। अरे काकी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, तुम कौन हो और मेरी मम्मा से क्या मांग रही हो? चलो जाओ यहाँ से, भिखारिन कहीं की। ऐसे मत कहो, मुझे कम से कम 1 रुपया ही दे दो। मम्मा, आप इस भिखारिन को भगा क्यों नहीं रही हो? बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसे गरीबों से सख्त नफरत है, चले जाओ यहाँ से। मलाइका ने ईशानी को बिना कुछ दिए ही भगा दिया। बेचारी छोटी बच्ची निराश सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इसी तरह से भीख मांगते हुए शाम हो गई और ईशानी ने एक छोटी बच्ची को रोते और भटकते हुए देखा। ये कौन रो रहा है? मम्मा, आप कहाँ हो? पापा, तुम क्यों रो रही हो? मैं वो, ये क्या, तुम फिर से आ गई? तुम्हारी माँ कहाँ पर है? पता नहीं। क्या वो खो गई है? तुम फिक्र मत करो, मेरे घर चलो, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ? मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखना तुम्हें वहां पर सर्दी नहीं लगेगी और कल सुबह हम दोनों मिलकर तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढेंगे। शुक्रिया। मलाइका ईशानी के साथ उसके घर चली गई। बेचारी गरीब ईशानी, जिसके घर का गुजारा भी भीख मांग कर चलता था, वो बिना कुछ सोचे मलाइका को अपने घर ले आई। भले ही ईशानी का घर छोटा था, लेकिन उसके घर में सबका दिल बहुत ही बड़ा था। उन सभी ने बड़े ही प्यार से मलाइका का स्वागत किया। हाँ जा बेटी, डर मत, आराम से अंदर आ। जी। अरे ईशानी, अपनी सहेली को रोटी दे दो। नहीं, मुझे नहीं खानी। क्यों?
चलो ना हम दोनों एक साथ रोटी खाएंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी रोटी बनाती है। ईशानी की बात सुनकर मलाइका ने किसी तरह उस रूखी सूखी रोटी को हलक से नीचे उतारा। मलाइका को उस घर में बहुत सर्दी भी लग रही थी, लेकिन वो उस घर में सभी को इतना मगन जीता देख हैरान थी। खाना खाने के बाद मलाइका ईशानी के तिरपाल से बाहर आकर बैठ गई। क्या हुआ दोस्त? मैं अपनी मम्मा को देख रही हूँ। तुम्हारी मम्मा को देखकर मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है। मलाइका, मलाइका मेरी बेटी। ये तो मेरी मम्मा की आवाज है। मम्मा, मम्मा। मलाइका की आवाज सुनकर उसकी माँ उस तिरपाल की तरफ खींची चली आई। मलाइका, मम्मा, तू कहाँ थी मेरी बच्ची? मम्मा आप कहाँ चली गई थी? दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर ईशानी के माँ बाप भी तिरपाल से बाहर निकल आए। मम्मा, मेरी मदद ईशानी ने की। अगर आज ये ना होती तो मैं खो जाती। मलाइका ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर मलाइका की माँ ने भी ईशानी और उसके परिवार को शुक्रिया बोला। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ईशानी मेरी दोस्त, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जरूर लौटूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तोहफा जरूर दूंगी। मेरा इंतजार करना मेरी प्यारी सहेली, मैं जरूर वापस आऊंगी। और मैंने जो दोपहर तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब हम अगली बार मिले तो मैं तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी जीते देखूं। जरूर वादा करो कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, पक्का वादा। मलाई बेटा, चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है। बाय ईशानी। उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। तू जानती है, मैं पहले तेरे मायके ही गई थी, लेकिन वहां से पता चला कि तेरी शादी ही हो गई है। लेकिन तूने मुझे ढूंढ ही लिया। देख मलाइका, मैं तेरे ये तोहफे तो ले लूंगी, पर इतने सारे पैसे नहीं। ये मेरी खुशी है। तू जानती है, ये मेरी दूसरी तनख्वाह है जो मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी पहली तनख्वाह मैंने मेरी माँ को दी थी, और दूसरी मैं अपनी प्यारी सहेली को अपनी खुशी से दे रही हूँ। और तू मना मत कर, तुझे ये लेने ही होंगे। और हाँ, मैं तुझे एक गुड न्यूज भी देने आई थी। क्या? अगले महीने मेरी शादी है, तो तू भी विद फैमिली जरूर आना। ये ले मेरी शादी का कार्ड। अरे वाह, बधाई हो। ईशानी ने मलाइका को उसकी शादी की बधाई दी और फिर मलाइका अपने घर लौट आई। मलाइका के दिए हुए पैसों को ईशानी ने अपने पति को दिया, जिनके जरिए से ईशानी ने किराए का घर खरीदा और अपने पति का कपड़े का कारोबार शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में ईशानी के पति का काम अच्छा चल गया और उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। 1 महीने बाद, अरे वाह ईशानी, तू तो अब मेरे पहचानने में भी नहीं आ रही। सब कुछ तेरी ही बदौलत है। वैसे शादी मुबारक हो। ईशानी ने मलाइका को शादी की खूब मुबारकबाद दी। अब ईशानी का हुलिया ही पूरा बदल चुका था। उसके शरीर पर अच्छा शादी का जोड़ा था और चेहरे पर भी चमक। मलाइका की बदौलत ईशानी की जिंदगी बदल गई थी। तभी तो कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त जिंदगी भर काम आता है।